5 एक सुझाव बता दीजिए हमें, जो एक देश अगर लागू कर ले, तो उसका फ़ायदा हो सकता है। तो आप अपने आप को अनिल कपूर समझिए नायक से और प्लीज़ हमें बताइए इकोनॉमिकली क्या करना चाहिए? पहले तो जब आपने कहा 25 साल, वही अपने आप में लगता है बाप रे! सही में एक 25 साल हो गए हाँ, इकोनॉमिक्स करते हुए। लेकिन मैं इकोनॉमिक्स से थोड़ा हट के भी बोलूँगा। हुँ। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि नायक टाइप की स्थिति किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि हमारे देश में जो एक सबसे अच्छी चीज़ है वो डेमोक्रेसी है। उसकी जगह पे अगर आप तानाशाही ला दें कि आपको जो है फुल मेजॉरिटी मिल गई है और आप जो करना चाहें कर सकते हैं, वो अपने आप में एक गलत चीज़ होगी। इनफैक्ट हमारी तरफ कहते हैं कि निरंकुश शासन किसी का नहीं होना चाहिए। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। नेवरदलेस अगर फिर भी कहें कि 5 चीज़ें क्या कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ आज हमारे मतलब हमारे देश में है, जिसका आप खुद ही उसके एक विक्टिम हैं, वो है हमारे देश में जनतंत्र को वापस से लेके आना। अब लोग कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, हम लोग डेमोक्रेटिक एक देश हैं, सर इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में। लेकिन सही मायने में क्या ये जनतंत्र है, ये प्रजातंत्र है या हम कुछ और ही देख रहे हैं? जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज़्म का सवाल, धर्मनिरपेक्षता का सवाल, विविधता में एकता जिससे हम पल के बड़े हुए थे, जो हम किताबों में पढ़ते थे, अभी मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन किताबों में वो चीज़ें हैं नहीं। जैसे हमने पढ़ा था, वो चीज़ें चली गई हैं। तो उन चीज़ों को वापस लाने की ज़रूरत है और मैं आपका ही अगर उदाहरण दे सकूँ, तो आप अभी केस फेस कर रहे हैं, आपको परसों आपको जाना भी है शायद। आप सोच के देखिए कि क्या ऐसी एक चीज़ है जिससे सरकार को इतना डर लगता है? मतलब हम जो है प्रोटेस्ट होते हैं, हम लिखते हैं, टीचरों के लिखने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लिखते हैं, कुछ करते हैं। आज मैं एक ऐसे ही आर्टिकल पढ़ रहा था, एक बद्री रैना जी हैं, प्रोफ़ेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उन्होंने लिखा है कि एक चीज़ है जिससे सरकार डरती है और वो है लोगों का हँसना। मुस्कुराना, लोगों का खुश होना उन्हें पसंद नहीं है। एंड यू एक्चुअली रिप्रेजेंट दैट। आई मीन यू नॉट एज़ इन यू अलोन, बट आई एम सेइंग दिस होल जो इकोसिस्टम है जो इस चीज़ को करता है, वो वापस से आए, वो नॉर्म हो हमारे देश का, ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उससे ही बाकी चीज़ें फ़्लो करती हैं। दूसरा जो मैं कहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का हूँ, तो अभी सारा बहस जो है पूरे दुनिया में, बट हमारे देश में भी विकास को लेके बहुत ज़्यादा है। मतलब हम जो है विकसित भारत हो जाएँगे 1900 नॉट ओनली 2047 में। मुझे लगता है कि उससे हट के हमें विकास की जगह उन्नति के टर्म्स में सोचना चाहिए। हमें उन्नति इस सेंस में अगर मैं इस्तेमाल कर सकूँ, वो कहा जाता है ना हार्ड वर्क वर्सेस हार्वर्ड की का जो डिबेट है, मैं इस मामले में हार्वर्ड के साथ खड़ा हूँ। अमर्त्य सेन ने ये कहा था कि जिसके कारण वो नोबेल प्राइज़ विनर बने कि जीडीपी जो है किसी देश का अल्टीमेट एम नहीं हो सकता है। उस देश की खुशहाली, वहाँ पे लोग पढ़ लिख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य है कि नहीं है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होने चाहिए जीडीपी की जगह पे। बट हम जिस तरीके की इकोनॉमिक्स, और इसके लिए हम सभी ज़िम्मेदार हैं, हम जिस तरीके की इकोनॉमिक्स करते हैं, उसमें सबसे जो कोर सवाल है वो हमेशा जीडीपी होता है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, चाहे अखबारों में देख लीजिए, टीवी पे देख लीजिए, हर बजट में आप देख लीजिए, सबसे पहला सवाल जो आता है कि हम कितने दर से हमारा विकास होने वाला है। मुझे लगता है उस फ़ोकस को बिल्कुल हटाया जाना चाहिए और हमें वापस से इस सवाल पे बातचीत करनी चाहिए कि किस तरीके से हम सार्वजनिक शिक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के टर्म्स में हम अपने देश को और बेहतर बना सकें। वो अगर प्रायोरिटी होगी और पॉलिसी अगर उसके इर्द-गिर्द होगा, तो वो शायद कहीं बेहतर होगा। तीसरा जो सवाल मैं बोलूँगा, जो मुझे लगता है कि अभी सबसे मुश्किल सवाल है हमारे देश में, वो रोज़गार का है। पिछला इलेक्शन भी उसके सवाल पे लड़ा गया और जनरली अगर आप देखें आस-पास में हमारे देश में जिस तरीके के रोज़गार की स्थिति है, बिना रोज़गार के जो भी मैं कह रहा था उन्नति और सफलता वो हो नहीं सकती। और रोज़गार के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं एक अच्छी आर्थिक नीति, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत है, जिससे हम अपने आप को
मतलब एक इंडिपेंडेंट एक वो बना पाए, सेल्फ रिलायंट एक देश बना सकें जिसमें लोगों के लिए गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो। करंटली जो हमारे देश में एक मेजॉरिटी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही प्रिकेरियस कंडीशन में है। मतलब लोग बोलते हैं गिग इकोनॉमी, आपने तो उस पे काफ़ी कुछ किया भी और ट्विटर पे आपने काफ़ी माहौल बना के रखा हुआ है ये सवाल पे। एक ही उदाहरण दूंगा जो जो स्थिति उनके काम करने की, जो दयनीय स्थिति ही मैं बोलूँगा। कल हम लोगों के यहाँ ज़ोमैटो से कुछ आया था, हमने ऐसे ऑर्डर किया था, कुछ खाने डिलीवरी के लिए आया था और जब वो डिलीवरी हुई वो बंदा काफ़ी दुखी था। तो मैंने जनरली पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं 2 ऑर्डर लेके आया था। एक ऑर्डर जो है हमारे जो दूसरे हैं उन्होंने बोला, गलत एड्रेस उन्होंने दिया था, तो जब मैंने कहा कि मैं वहाँ नहीं आ सकता, अपनी एड्रेस यहाँ का दिया है, आने वहाँ कह रहे हैं, तो मैं नहीं आ सकता, तो ऑर्डर कैंसल हो गया। कैंसल होने तक तो ठीक है, उसका पैसा इस बंदे के सैलरी में से या जो भी कहें उसमें सैलरी तो होती नहीं है, वो उसमें से कट गया। सोच के देखिए 300 रुपये उस व्यक्ति के लिए 1 दिन की कमाई में काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। ऐसा एक उदाहरण है, ऐसी ज़िंदगी इन लोगों की जो ये डिलीवरी कर रहे हैं उनके लिए एक आम सी बात है। इनके राइट्स का क्या होगा? कैसे हम ये इंश्योर करेंगे कि इनको जो रोज़गार मिल रहा है वो थोड़ा सिक्योर हो, थोड़ा क्या सिक्योर हो, जिसमें सोशल सिक्योरिटी मिले। ये तभी हो पाएगा जब हम थोड़ा-सा रोज़गार के सवाल को दूसरे तौर पे देखेंगे। अभी हमारा फ़ोकस जो है 2 एक्सट्रीम पे होता है। या तो हम हाई एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और या फिर हम एकदम ही लो एंड लो वैल्यू के टर्म्स में सोचते हैं। Somewhere the reality lies in between. It's not really there nor here. हाई एंड के टर्म्स में अगर सोचे तो मान लीजिए कि बहुत हाई टेक हम कुछ करते हैं, उसका नुकसान सिंपल सा है, वो मशीन बनाम मजदूर की लड़ाई होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मैकेनाइज किसी चीज़ को कर देंगे तो ऑब्वियसली जॉब्स नहीं होंगे और हमारे देश में जॉब्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके दूसरे एक्सट्रीम में अगर आप जाएंगे जहाँ कोई वैल्यू क्रिएशन है ही नहीं, तो उनके वेजेस बहुत कम होंगे, स्थिति बहुत ख़राब होगी। तो इन दोनों के बीच का कहीं न कहीं रास्ता हम लोगों को ढूँढना पड़ेगा जिससे ऐसे रोज़गार हो सके जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो, जो जनरेट हो सके। तो ये तीसरा मैं कहूँगा और इससे जुड़ा हुआ सवाल कि जो रोज़गार आप बना रहे हैं, उस रोज़गार में हक किसका होगा? किसको वो रोज़गार मिलेगा? मुझे लगता है कि वहाँ पे आरक्षण का मुद्दा सबसे केंद्रीय हो जाता है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो जनरली एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में अगर स्ट्रक्चर देखें, तो अगर आप सरकारी नौकरियों को छोड़ दें, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स अगर आप देखें, तो इट गोज़ कंप्लीटली देयर इज़ नथिंग कॉल्ड रिजर्वेशन देयर। और वहाँ पे जो अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए एक आम व्यक्ति को, उस हिसाब से मिलती नहीं है। वो आपके प्रिविलेजेस पे डिपेंड करता है। लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन में मेरिट कम हो जाता है। मतलब मैं ये सवाल पूछूंगा कि वो मेरिट आता कहाँ से? जो सो कॉल्ड मेरिट है वो कहाँ से आता है? रिजर्वेशन की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि एक बड़ा तबका जो काफ़ी समय से इस पूरे सिस्टम के बोझ के तले दबा हुआ है, उसके लिए सडनली एक्सपेक्ट करना कि वो एजुकेशन सिस्टम में नॉर्मली आ जाएगा विदाउट रिजर्वेशन इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट हैजंट हैपेंड एंड इफ देयर इज एनी होप, आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ही वो देख लीजिए, वो रिजर्वेशन के कारण एक समानता, एक हद तक वो समानता बनती है। वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आई बिलीव जॉब्स के अंदर, रोजगार के अंदर भी होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा मैं कहूँगा इस सब चीज़ों से हट के, क्योंकि वो मेरा रिसर्च का थोड़ा सा मुझे उसके बारे में जानकारी है, वो है ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारे देश को एक्टिवली कुछ ना कुछ करना चाहिए। और सिर्फ इस सेंस में नहीं कि हम जो है फलाने समय तक नेट ज़ीरो हो जाएंगे, उस सेंस में नहीं, लेकिन सही मायने में ये जो वायुमंडल संकट है, जो क्लाइमेट क्राइसिस आ रही है, इसका इम्पैक्ट हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों पे होने वाला है। चाहे वो आप कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, जॉब्स के टर्म्स में देख लीजिए, आप टेम्परेचर राइज से जो मज़दूरों की स्थिति होगी, दिल्ली में अभी जो हाल हो गया है, इन तमाम चीज़ों को अगर देख लीजिए तो एक बहुत महत्वपूर्ण नीति और समझदारी की ज़रूरत होगी। हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दैट? अनफॉर्चुनेटली अभी सब हवा में ही है, हम सिर्फ अनाउंसमेंट्स करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को अनाउंसमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी इसके बारे में जो है ठीक तरीके से सोचा नहीं जा रहा है। अगर
विश्व गुरु बनना ही है तो इस सवाल पे बनना चाहिए, तमाम सदर्न कंट्रीज को साथ में लेके उस सवाल को लेके कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको किस तरीके से अकाउंटेबल ठहराया जाए, विच इज एसेंशियली द रिच कंट्रीज इन द वर्ल्ड. दे नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस टू क्लाइमेट चेंज. सो ये 5 चीज़ें मैं कहूँगा, और बहुत सारी चीज़ें जो की जा सकती हैं, लेकिन इन 5 पे. तो इन 5 को अगर हम रिविजिट करें तो पहले तो एक डेमोक्रेटिक नेशन रहे, और किसी ने नाम भी दिया था आई थिंक इसको इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, क्योंकि बहुत सारे नाम आए हैं ये सरकार आने के बाद इस डेमोक्रेसी के लिए. फिर दूसरा फ्रीडम रहे एक तरह का, गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी हो, प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन हो, राइट. और फिफ्थ क्लाइमेट चेंज पे हम ध्यान दें. जी. ये तो प्राइवेट सेक्टर में अगर ये किसी ने बोल दिया तो वो तो मतलब मालिक ऐसा होगा कि आप उसकी तिजोरी में चले गए हो सीधा. वो गोदरेज के ताले मगाने लग जाएगा कि वो सुनते ही अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन सुनते ही वो हिल जाते हैं लोग, नहीं 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 कैसे क्यों. पर आपको क्यों लगता है ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है? क्योंकि एक बात तो सरकारी नौकरियां काफ़ी कम हो गई हैं, पहली बात. तो जहाँ जहाँ रिजर्वेशन था जिससे थोड़ा सा अपवर्ड मोबिलिटी थी, मान लीजिए बहुजन समाज के अंदर जो थोड़ी सी अपवर्ड मोबिलिटी थी, उस रास्ते को आप बंद कर दे रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में है नहीं. और जहाँ तक ये कहने का कि वो डायरेक्टली आ जाएं, रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, तो आप सोचिए कॉलेजेस में, स्कूल्स में आप बेहतरीन शिक्षा पाकर आप compete कर रहे हैं एक सरकारी स्कूल से, एक गांव से आए हुए व्यक्ति से. ये लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं. तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं तो पहले वो लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी पड़ेगी. और इसलिए ये गोदरेज का ताला हो या उसकी चाबी हो, अगर थोड़ा सा उनके पूंजी के ऊपर हाथ पड़ भी जाए तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी. हमारे देश में वैसे ही आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है. मतलब जो 1% जो सबसे अमीर लोग हैं वो 4 गुना जो 50% हमारे लोग हैं उसकी संपत्ति से ज़्यादा उनके पास है. तो थोड़ा सा अगर ताले में कुछ निकल भी गया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा. दैट इज़, मैं तो अग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि मेरे पास है नहीं कुछ.